तो जो लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उसको अगर आपने अच्छे से देखा है तो आज के लेक्चर में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हम उसी के बिहाफ पर क्वेश्चंस टैकल करेंगे। फिर क्वेश्चन करने के बाद टॉपिक आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो लेने वाला हूं वो ये कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, 0 पे है, प्लस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ये -a एम्पलीट्यूड हो गया इसका। पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे यहां पर कहीं पर है, तो यहां पर है t इक्वल टू 0, पार्टिकल इस पोजीशन पर है, यह है a/2। मुझे जानना है कि फाई का वैल्यू कितना होगा, x इक्वल टू x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई हम लिखते हैं, तो इसमें फाई का वैल्यू कितना होगा। फाई किसे कहते हैं, फाई इनिशियल फेज को कहते हैं। कि जो इनिशियल फेज क्या काम करता है समझ लीजिए पहले, इट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। इनिशियल फेज कहलाता है। क्या बताता है इनिशियल फेज? तो इनिशियल फेज आपको बताएगा कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। जैसे अभी के केस में ये a/2 पर है, और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बात आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे बताता है, ये आपको थोड़ी देर में भी समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप समझिए कि ये पार्टिकल यहां था और इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बताइए फाई कितना है। तो मैंने कहा जी फाई जो है इसका वो आ जाएगा 30 डिग्री। तो जवाब आया जी वहां से, भाई कि कैसे आ जाएगा, कैसे आएगा सर हमें भी बताइए। तो हमने लिखा साइन फाई इज इक्वल्स टू एक्स नॉट बाय ए, क्योंकि हमने यही लेट किया था ना, एक्स नॉट बाय ए, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए को फाई लेट किया था, तो फाई आ गया एक्स नॉट बाय। एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन। इस केस में इनिशियल पोजीशन क्या है, इट इज a/2, मतलब फाई इक्वल टू 30 डिग्री। पर ये इस केस में तो बहुत सही आंसर है, पर अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं जो है ध्यान से सुनिए भाई, कि अगर मैंने ये कहा कि पार्टिकल तो इधर जा रहा है जी, उधर नहीं जा रहा, पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, ये मैंने कह दिया, अब क्या आंसर होगा। तो आप फिर से वैल्यू पुट करेंगे a/2, आंसर तो 30 फिर से आ जाएगा अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये कहानी है आधी अधूरी। समझिए आप कि चीजों को डेप्थ में जाके समझिए। ये जब है जब आपकी कंडीशन ये है कि पार्टिकल 0 से a/2 जा रहा था और उस तरफ ही मूव कर रहा था। आप अगर a/2 देखेंगे, ये देखिए साइन, ये साइन से निकाल रहे हैं, साइन का ग्राफ क्या होता है, ये साइन का ग्राफ है ना, इसको साइन का ग्राफ बोलते हैं। साइन a/2 जो होगा, साइन a/2, सपोज यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, ये a/2 मैंने मार्क कर दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी a, ये 0, ये माइनस है। तो a/2 तो 2 पॉइंट पे आ रहा है ना, ये नोटिस करिए, देखिए a/2 2 पॉइंट पे आ रहा है, किधर भी आ रहा है और एक इस लोकेशन पर भी आ रहा है। तो पार्टिकल जिधर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस तरफ होगी वो वाला हमें वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा ये वाला है या ये वाला है। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा था, पहले इधर जा रहा था, अभी किधर जा रहा है, अभी इस तरफ जा रहा है। डायरेक्शन कौन डिफाइन करता है, वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी डिफाइन करती है। तो वेलोसिटी क्या है हमारी, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t। अब cos ओमेगा t मतलब वेलोसिटी cos का फंक्शन है। cos का ग्राफ कैसे काम करता है, cos का ग्राफ ऐसे काम करता है।
ये 0, ये π/2, तो ये ए एम्पलीट्यूड ए से वो मीन पोजीशन पर आ गया और मीन से फिर वो वापस लौटा, इधर आया, तो पहले वो इधर गया होगा और फिर वापस लौटा होगा, तभी तो इधर इस वाली डायरेक्शन में आएगा यार। तो इसका मतलब वो यहां पर है और ये π/2 यहां तक था। एक्चुअल में पार्टिकल π/2 पार कर चुका है, इसका मतलब वो यहां पर है, इसलिए ये वाला आंसर। अब ये कितनी वैल्यू होगी? तो अगर यहां पर 30 पे आ रहा था तो इधर कितने पे आएगा? ये अगर 30 पे आ रहा था, ये वाली वैल्यू 30 डिग्री थी, तो ये वैल्यू कितने डिग्री की होगी? तो ये होगी 150। कैसे निकाली? 180 माइनस 30। क्लियर? बात समझ में आई आप लोगों को कि किस तरीके से हम फाई निकाल रहे हैं? अब मान लीजिए एक और केस लेते हैं, अभी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन में ट्राई करते हैं इसको। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बना लेंगे हम, तो हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। -√3/2a पे यहां पर पार्टिकल है और पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, जो मैंने यहां पर कहा था आपसे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताता है। वो कैसे बताएगा? देखो, अगर इनिशियल पोजीशन की बात करें तो वो 2 बार सेम पोजीशन पे आ रहा था, 1/2 1/2, तो पोजीशन तो वो डिफाइन हो रही थी, बट ये कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल किधर जा रहा है? तो देखो, पार्टिकल का एरो इधर था, इसलिए आंसर 150 आया। अगर पार्टिकल का एरो इधर होता तो आंसर 30 आता। तो समझे, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताता है, एक्सप्लेन करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। तो इस केस में अगर मुझे इनिशियल फेज निकालना है फाई, तो कैसे निकलेगा? साइन फाई इज इक्वल्स टू √3a/2, नेगेटिव में कैंसिल आउट, -√3/2। अब ये वैल्यू साइन में कितनी बार आएगी? 2 बार। फिर से ये 2 पॉइंट आएंगे ना, एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा, या तो ये वैल्यू हो सकती है या ये वैल्यू हो सकती है। डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कॉस कब पॉजिटिव होता है? तो वापस से 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां तक तो जो है 1st क्वाड्रेंट, 2nd, 3rd और ये 4th। तो क्योंकि कॉस ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि पार्टिकल जो है वो 4th क्वाड्रेंट में पहुंच चुका हो, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव 4th क्वाड्रेंट में हो सकती है केवल। तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। और ये कितनी वैल्यू होती है? और √3/2 कब आता है? 60 डिग्री पे। तो 2π में से, मतलब 360 में से 60 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 300 डिग्री। तो 300 डिग्री आपका आंसर हो गया। या फिर अगर आप डिग्री में नहीं लिखना चाहते, रेडियन में लिखना चाहते हैं, तो 300 डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाई 2π से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 10 और ये हो गया 6, 5 और 3। तो 5π/3, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। बात समझ में आई? अगर यही पार्टिकल मान लीजिए ऐसे चल रहा होता इस तरफ को, तो क्या आंसर होता? तो ये वाला आंसर हो जाता जी। उस कंडीशन में ये आंसर हो जाता है ना। तब ये आंसर मान लेते हैं हम कि ये आंसर है हमारा। ये कितना होता? तो फिर से वही 60 डिग्री है, तो 180 + 60 कर देते हैं। तो ये पता कैसे लगे एंगल? जैसे मान लीजिए किसी को, जो मैथ में बच्चे अच्छे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छे नहीं है या जिनको याद नहीं रहती वैल्यूज, उनके लिए क्या करना है? उनको आपको सिर्फ ये देखना है, जैसे मान लीजिए 1/2 है, साइन 1/2 आता है 30 पे, तो एक बार 30 पे आएगा, दूसरी बार 180 माइनस 30 पे आएगा, फिर 180 + 30 पे आएगा, ठीक है, नेगेटिव में। और नेगेटिव में ही आप 360 माइनस 30 पर आएगा। तो ये वैल्यूज होती है। ऐसी मान लीजिए अगर मैंने कहा कि √3/2 है और वो आ गया साइन 60 पर, तो साइन 60 पर जो है √3/2 आता है, तो एक बार और कब आएगा? तो 180 माइनस 60 पर एक बार और आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव में सेम वैल्यू आएगी 180 पे, और फिर एक बार 360 माइनस 60।
क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हम इनिशियल फेज निकाल सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अब इनिशियल फेज नहीं निकालना, अब हमें मान लीजिए पता करना है कि भाई कितना टाइम लगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, या कितना जो है एम्पलीट्यूड होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो है a/2 पर है। मैंने कहा जी इसका जो है टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, बताइए t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये पार्टिकल कहां पर होगा? ठीक है, तो इसकी जनरल इक्वेशन जब आप बनाओगे a sin ओमेगा t, और ये डायरेक्शन भी जरूरी है पता होना, तो ये मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आपकी जनरल इक्वेशन ये होगी। इस इक्वेशन में फाई तो आप ऑलरेडी निकालना सीख गए हो, फाई कितना हो जाएगा 1/2 है तो 30 डिग्री, 30 डिग्री को आप π/6 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका टाइम कितना है यहां पर, तो टाइम है 1 सेकेंड, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2π/t, इसको भी लिख देते हैं π/6 ऐसा। तो ये हो गया आपका a साइन, और t का वैल्यू 1 डालेंगे और कैपिटल T का वैल्यू 4 डालेंगे, तो ये आ जाएगा π/2। उसके बाद अब एक बात बताइए मेरे को कि जो है भाई इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा कितना होता है कॉस 30 डिग्री √3/2, और पॉजिटिव होगा तो इसलिए आंसर हो गया √3a/2। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल यहां पहुंच चुका होगा, x जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वो ये होगी। अगर आपको वेलोसिटी पता करनी है तो वो भी पता कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, जिसका टोटल वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, π/2 प्लस π/6, तो a और ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, तो ओमेगा होता है 2π/t जिस π/2, क्योंकि 4 डालेंगे तो π/2 आ जाएगा, तो ये π/2, और यहां पर हो जाएगा cos π/2 प्लस π/6, तो πa2, और ये हो गया cos 90 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, और ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, -a π/4, ये इसकी वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? तो मान लीजिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ये हम पूरा ऑलरेडी सॉल्व करे हुए हैं यहां से, तो इसका वैल्यू हो गया, और ओमेगा का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, सो आंसर इज तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फेज, सारी चीजें हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। पर ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। एक मैं आपको और मेथड सिखाऊंगा जो आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है और बाकी बुक्स में भी है, वो है सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल करते हुए एसएचएम की इक्वेशंस को सॉल्व करना, और वो सबसे आसान मेथड होता है, बहुत जल्दी जो है उसमें आंसर आता है, तो हम वो भी डील करेंगे। अभी आपको ये पूरा तो समझ में आ गया, अब इसमें हम थोड़ा सा एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, एनर्जी समझते हैं कि भाई वो कैसे काम करेंगे। तो देखिए भाई, एनर्जी, ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, आपने इसे खींचा और खींच के आप यहां ले गए, जब आपने इसे यहां पे छोड़ा तो मीन पोजीशन अपनी नेचुरल लेंथ से जितना वो दूर आया उसे आप एम्पलीट्यूड कहते हो, और यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू है और उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है।
जैसे जैसे अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, फिर वापस ये इसको कंप्रेस करेगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो ये काइनेटिक वापस से पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी और इस पॉइंट पे फिर से पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर जीरो होती है। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है वो स्टेबल पोजीशन होती है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो। ये फंडामेंटल बातें तो आपको समझ में आती ही। अब पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा? ओमेगा अंडर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से अगर मैं के को रिप्लेस कर दूं एम ओमेगा स्क्वायर से तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी, वो हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, दोनों को ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं अगर दोनों को हम ऐड करें तो एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब जैसे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आंसर विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या बताता है? ये इक्वेशन ये बताती है कि जो टोटल एनर्जी है वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती कि पार्टिकल का पोजीशन क्या है। जितनी आपने दी होगी उतनी ही एनर्जी उसके अंदर रहेगी। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये एनर्जी का फिनोमिना है। जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड बनेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगा के एक्सटेंड करोगे उतना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड बनेगा। क्लियर? एम्पलीट्यूड इस बात पे डिपेंडेंट है कि आपने एनर्जी कितनी दी इसको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ अगर आपको प्लॉट करने के लिए आ जाए तो वो कैसे आप प्लॉट करेंगे वो समझिए। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए आ गया। आपने कैसे ड्रॉ करना है देखते हैं। एक सेकेंड। तो ये हमने मार्किंग कर ली। अब हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और उसमें भी स्क्वायर मतलब पैराबोला, और वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पैराबोला कैसा बनेगा? ऐसा। और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जो कि हमने पहले ही बताई थी कि मीन पे जीरो है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा तो सारी वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी की वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल की इतनी है, तो यहीं पर काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। उसके बाद जैसे ही मैं एम्पलीट्यूड ए पे जाऊंगा तो ए की वैल्यू पुट करते ही कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। फिर मैं नेगेटिव ए पे जाऊंगा तब भी ए का स्क्वायर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर से आंसर जीरो आ जाएगा। मतलब ये भी पैराबोला ही बनेगा। क्यों पैराबोला? क्योंकि एक्स की पावर 2 है और ये पैराबोला नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है एक्स के आगे। तो ये नेगेटिव पैराबोला बनेगा, जो कि हमें अपने पॉइंट से भी दिख रहा है। इन पॉइंट्स के बिहाफ पर भी हम बता सकते हैं कि भाई नेगेटिव पैराबोला बनेगा और ये टोटल एनर्जी रहेगी। तो इस तरह का ग्राफ आपको बुक्स के अंदर मिलता है। ये इस तरीके से प्लॉट किया गया है। अभी आप दोनों इस ग्राफ का लॉजिक भी जानते हैं कि ये कैसे प्लॉट किया गया। ये तो हुई एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मुझे एक और चीज में इंटरेस्ट है, वो है कि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए चलते हैं, देखते हैं भाई। देखिए अभी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको मैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, और एक्स का वैल्यू क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आगे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब कईयों को लगेगा ये कहां से आ गया, तो भाई मैं चलो दोबारा से बता देता हूं क्योंकि मैंने लिख तो दिया,
मुझे लगा कि कई बच्चों को हो सकता है क्लिक ही ना किया हो। तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। वी का वैल्यू कितना था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको पुट कर दो उसके अंदर तो आंसर आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहें कि भाई टोटल एनर्जी कितनी है, तो देखिए टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को गौर से देखिएगा, इस पूरे फंक्शन को, इसमें जो आगे की टर्म है ये तो है पूरा ही, और जो आगे की टर्म है उसको कॉमन लेकर के ऐड करूं तो कुछ ऐसा एडिशन करके आएगा रिजल्ट, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका रिजल्ट कितना बनेगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है कि टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वो टाइम पर डिपेंडेंट ही नहीं करती भाई। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितनी आप दोगे उतनी ही रहेगी हर मोमेंट पर। तो जब कोई यहां पर एनर्जी लॉस कराने वाला फिनोमेना है ही नहीं, किसी तरह का कोई विस्कस फोर्स नहीं है, किसी तरह का कोई रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो लॉस कौन कराएगा एनर्जी को, तो एनर्जी तो उतनी ही रहेगी। अब ये तो था एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था ये, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ था जो आपने अभी प्लॉट किया। मुझे जानना है ई वर्सेस टी का ग्राफ, मतलब एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो वो कैसे प्लॉट होगा, चलिए चलते हैं उसकी तरफ। तो देखिए भाई यहां पे एनर्जी है और यहां पर टाइम है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल से शुरू करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो टाइम में साइन स्क्वायर का फंक्शन है। साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहां 0 से शुरू होता है साइन, हमेशा ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। ये नीचे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर ही रहेगा हमेशा। वहीं अगर आप कॉस स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करें, मान लीजिए आप इसका ग्राफ देखना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का कॉस स्क्वायर में चलेगा, तो ये मैक्सिमम से चलेगा। इस तरह का ग्राफ बनेगा और टोटल एनर्जी हर मोमेंट पे कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी हर मोमेंट पे कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। तो इस तरह का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं और इसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ये जो है मैक्सिमम वाला है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये सॉरी ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे कॉस वाला कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, तो ये पिंक वाला काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से दिमाग में फीड हो गया होगा कि एनर्जी को भी हम दो टर्म्स में लिख पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड जो है सॉरी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में और टाइम के टर्म में। यहां से एनर्जी का कंसेप्ट खत्म हुआ। अब हम कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। कौन कौन से ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो अभी तक जो हमने इक्वेशन बनाई एनर्जी की इक्वेशन को छोड़ के, क्योंकि एनर्जी के तो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिए पर बाकी इक्वेशंस के हमने ग्राफ प्लॉट नहीं करे, तो हम उन्हीं के ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन मैं लेने वाला हूं यहां पर, वो है F इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ कैसे बनता है, तो ये हो गया x, ये हो गया f, और ये इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। अब आप में से जिनको भी ये लगा कि ये कैसे हो गया वो समझिए। देखिए भाई फोर्स y एक्सिस पे, x एक्सिस पे है और x की पावर 1 है। x की पावर 1 मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है, बट स्ट्रेट लाइन जाएगी, पहली चीज।
दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालू तो f 0 आ जाएगा, मतलब ये कहीं और से नहीं कट कर सकता, ये इधर से या इधर से कट नहीं कर सकता, ये ओरिजिन से ही कट करेगा। तो ये दूसरी बात हो गई कि इसने ओरिजिन से इसको कट करना है। तीसरी बात, अगर यहां पर नेगेटिव है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो ये ऊपर की तरफ जाता। तो इसलिए मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया। अब नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई का ग्राफ। ये तो बहुत इजी ग्राफ है, इसको प्लॉट करने में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो साइन का नॉर्मल ग्राफ है, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई एंड सो ऑन। उसके बाद थर्ड ग्राफ है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये भी बहुत इजी सा ग्राफ है, इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉस का ग्राफ है, ऐसे चलेगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी ए ओमेगा प्लस में और नेगेटिव में माइनस ए ओमेगा, यहाँ वेलोसिटी यहाँ टाइम, वही 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ऐसा। नेक्स्ट एक्सलेशन का ग्राफ है, सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर आप, तो ये भी बड़ा इजी सा ग्राफ है। साइन का ग्राफ बनेगा बट नेगेटिव से शुरू होगा, तो यहां से शुरू होगा ऐसे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, एक्सलेशन और ये टाइम। तो ये 4 ग्राफ हो गए हमारे। अभी 2 ग्राफ और हमारे रह रहे हैं, 2 ग्राफ और देखते हैं। वो है, उसमें पहला ग्राफ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का हमें वैल्यू बताना चाहिए। तो भाई वेलोसिटी का फंक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे चाहिए तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, अगर आप देखो, मैं जब बोलता हूं तो कई बार होता है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो आपको नहीं समझ में आ पाए, या फिर हो सकता है कि मैंने ही गलत बोल दिया हूं, तो उसके लिए पहले से सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, और उम्मीद यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें दी जा सके, अच्छे से अच्छा लेवल का कंटेंट दिया जा सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, इसके लिए मेहनत की जाती है। और बोलते बोलते बहुत बार देखो क्लास में क्या होता है कि हमें बहुत टाइम मिलता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है रुकने का, पॉज होने का और आराम आराम से बातों को करने का। ठीक है, और बहुत आसानी से चीजें समझा पाने का। जब हम रिकॉर्डेड लेक्चर में होते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होता है कि लगातार बोलना पड़ता है। अगर मैं बार बार भी पॉज लूंगा तो फिर लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाएगा, मेरा जो टाइम है वो खराब हो जाएगा। तो मेरे को अगर लगातार बोलना है तो हो सकता है कि एक आधे वर्ड्स में फंबल हो जाए, तो उस चीज के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक और चीज कि अगर जो भी बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको ऑब्वियस है कि इसमें इंटरेस्ट आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो जरूर उसमें डालिए कि ये हमें ये वाला टॉपिक में ये चीज नहीं समझ में आई है। आप इसको एज अ होम ट्यूशन की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मतलब मैंने जो आपको चीजें बोली हैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आप मान सकते हैं कि एज अ पर्सनल ट्यूटर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप उसके बिहाफ पे अगर मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी जो है क्वेश्चन डालेंगे तो मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, कभी ना कभी तो करूंगा, चाहे आज करूं चाहे मतलब मैंने वीडियो डाला, हो सकता है कि हाँ डालने के तुरंत बाद तो नहीं मैं कर पाया, बट आपके कमेंट को जिस दिन मैं पढ़ूंगा उसके थोड़े दिन के बाद या अगले दिन ही कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर दूं। अब बात करते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ की। तो सबसे पहले इस ग्राफ को जो है मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। अब ओमेगा को भी नीचे ले आते हैं, उसके बाद x को इस तरफ लेके आते हैं
उसके बाद ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 हो गया। ये इक्वेशन जो है वो इलिप्स की इक्वेशन होती है, ऐसा इलिप्स। अब ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर ए आएगा, यहां ए आएगा, यहां पर ओमेगा का कुछ वैल्यू आएगा, तो वो वैल्यू इससे डेफिनेटली बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके का बनाना चाह रहा था, तो अब बन गया वो। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ग्राफ जो बनेगा वो हम देखते हैं, वो है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, है ना, कि एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या इक्वेशन है। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन है F इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। तो जो फोर्स वाला ग्राफ था वही ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसा, एक सेकेंड, ऐसा। एक और ग्राफ हमें प्लॉट करना है विच इज ए और वी का ग्राफ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ, ये ग्राफ और प्लॉट करना है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। अभी ये इक्वेशन कैसे आएगी, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स और v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से हम जो है ग्राफ बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से x का वैल्यू उठा के इसके अंदर सबसे पहले पुट करेंगे, पहले इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, अब ये ए स्क्वायर हो गया, और ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है आपका ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा। इसको डिवाइड में भेजिए, तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, इसको इस तरफ लेके आइए, तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको डिवाइड में भेज दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 ए की पावर 2 प्लस वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप ग्राफ जो है इसका प्लॉट कर सकते हैं, ये ए हो गया, ये वी हो गया, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, फिर से थोड़ा सा गंदा सा बन गया, हाँ कुछ ऐसा। तो ये आपका हो गया ओमेगा ए, ये हो गया माइनस ओमेगा ए, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी ग्राफ इलिप्स का ही फॉर्म हो रहा है। तो देखिए आपने ये सारे ग्राफ, ये ग्राफ डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बट मैंने यहां पर जितने ग्राफ कराए इससे ऊपर कोई ग्राफ आपसे ना पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है, और ना इससे ऊपर कोई ग्राफ बनेगा। जितने पॉसिबल ग्राफ थे एडवांस लेवल तक मैंने आपको सारे बनवा के दिखा दिए। अब यहां से जो है हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंटेशन, और कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके इतने सारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस का समाधान चुटकियों में करता है, वो भी समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।